मान लीजिए आपके पास कोई हुनर है, कोई ज्ञान है जिसे दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं और हाँ, उससे पैसे भी कमाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आज की ये पड़ताल बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई है। हम बात करने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की, यानी अपनी नॉलेज को कमाई में बदलने की कला के बारे में। चलिए इसको जरा समझते हैं। सोचिए, पुराने जमाने में कुछ बेचने का मतलब था कितना सारा झंझट, फैक्ट्री, गोदाम, डिलीवरी, सिरदर्दी ही सिरदर्दी। लेकिन डिजिटल दुनिया में खेल ही पलट गया है। आप एक चीज एक बार बनाते हैं और उसे हजारों लाखों बार बेच सकते हैं। न शिपिंग की टेंशन, न स्टॉक रखने की चिंता, और लागत भी लगभग जीरो। ये बिजनेस करने का एक जबरदस्त नया तरीका। अब सवाल ये उठता है कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 600 मिलियन। जी हां, 60 करोड़। दुनिया भर में इतने सारे ब्लॉग्स हैं। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल यूनिवर्स है जो क्रिएटर्स के लिए अपने ज्ञान को बेचने के अनगिनत मौकों से भरा पड़ा है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एटम से बिट्स तक। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल चीजों की दुनिया से डिजिटल दुनिया का ये सफर क्रिएटर्स के लिए कौन सी नई चुनौतियां और कौन से नए अवसर लेकर आया है। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट आखिर है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसी चीज है जिसके लिए लोग ऑनलाइन पैसे देने को तैयार हैं, चाहे उसे डाउनलोड करना हो या उसका एक्सेस पाना हो। ये एक तरह से आपके ज्ञान को एक ऐसी संपत्ति में बदल देता है जिससे कमाई की जा सके, जैसे किंडल पर कोई किताब या फिर कोई काम का सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? यहीं से कहानी आगे बढ़ती है हमारे दूसरे सेक्शन में, आपका डिजिटल प्रोडक्ट कैटलॉग, जहां हम देखेंगे कि अपने हुनर को बेचने लायक कंटेंट में कैसे बदला जा सकता है। और यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि कितने तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जो लोग लिखते हैं या सिखाते हैं उनके लिए ई बुक्स और गाइड्स हैं। सोचिए, 2021 में ये बाजार $17.5 बिलियन का था। या फिर ऑनलाइन कोर्सेज, जिनका बाजार 2025 तक $350 बिलियन तक पहुंचने वाला है। या फिर छोटी छोटी चीजें जैसे प्रिंट करने लायक प्लानर्स, मील प्लान्स या फिर कुछ एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। ऑप्शंस बहुत हैं। और ये कहानी सिर्फ लिखने पढ़ाने वालों तक ही नहीं रुकती। अगर आप एक डिजाइनर हैं तो सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स बेच सकते हैं। अगर फोटोग्राफर हैं तो स्टॉक फोटोज, और अगर कोडिंग जानते हैं तो काम के सॉफ्टवेयर या प्लगइन्स बना सकते हैं। म्यूजिक से लेकर डिजिटल आर्ट तक हर क्रिएटिव और टेक्निकल स्किल से कमाई करने का मौका है। अब मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये सब बनाए और बेचे कहां? तो लीजिए, यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे सेक्शन की, वर्डप्रेस इकोसिस्टम, जो क्रिएटर्स के लिए एक पावरफुल इंजन की तरह काम करता है। ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि वर्डप्रेस इतना खास क्यों है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बाजार में वर्डप्रेस का हिस्सा 62% है। मतलब ये अकेला ही किंग है, बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स बहुत बहुत पीछे हैं। और यही वजह है कि ये लाखों क्रिएटर्स की पहली पसंद बना हुआ है। लेकिन वर्डप्रेस हमेशा से ऐसा पावर हाउस नहीं था। इसका भी एक सफर रहा है। 2003 में इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। फिर 2010 में एक बड़ा अपडेट आया जिससे एक ही जगह से कई साइट्स चलाना मुमकिन हो गया। और 2018 में तो गुटेनबर्ग एडिटर ने कंटेंट बनाने का अंदाज ही बदल दिया, उसे पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाकर। इसी सफर ने इसे आज क्रिएटर्स का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। लेकिन रुकिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये सफर हमेशा फूलों से भरा नहीं होता। हमारा अगला सेक्शन इसी असलियत के बारे में है, क्रिएटर इकोनॉमी में टिके रहना। यहां हम डिजिटल मार्केट की असली मुश्किलों को समझेंगे। तो क्रिएटर्स को असल में किन मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है, ये आंकड़े देखिए, ये असलियत बताते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है नए विजिटर्स को अपनी साइट तक लाना। उसके ठीक बाद उन लोगों को अपने कंटेंट से जोड़े रखना। और तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल है इन सब कामों के लिए वक्त निकालना। ये वो असली समस्याएं हैं जिनसे हर क्रिएटर कहीं ना कहीं जूझता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब इंटरनेट पर इतनी सारी चीजें मुफ्त में मिल रही हैं तो कोई पैसे देगा ही क्यों? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है, समय ही पैसा है। लोग जानकारी के लिए नहीं बल्कि अपना समय बचाने के लिए पैसे देते हैं। वो घंटों तक मुफ्त की चीजों में सिर खपाने के बजाय एक ही जगह पर अच्छा और काम का कंटेंट पाने के लिए खुशी खुशी पैसे देते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा बीच में आता है, एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा हो जाता है, नैतिकता का सवाल। हमारा आखिरी सेक्शन इसी दुविधा पर है, कंटेंट या विज्ञापन। ये एक क्रिएटर की अपनी ऑडियंस के प्रति जिम्मेदारी के बारे में है। यहां एक टर्म समझना बहुत जरूरी है,
नेटिव एडवर्टाइजिंग। अब ये क्या चीज है? सीधे सीधे कहें तो ये एक छुपा हुआ विज्ञापन है। मतलब एक ऐसा विज्ञापन जो विज्ञापन जैसा लगे ही नहीं। उसे इस तरह से बनाया जाता है कि वो वेबसाइट के बाकी कंटेंट जैसा ही दिखे। और यहीं से ईमानदारी का सवाल शुरू होता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? देखिए, अमेरिकन एडवर्टाइजिंग फेडरेशन का ये नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। विज्ञापन को हमेशा असली कंटेंट से अलग दिखाना चाहिए ताकि कोई धोखा ना हो। बात सीधी है, पारदर्शिता सबसे जरूरी है। तो इसे असलियत में कैसे करें? बहुत आसान है, बस ये 3 नियम याद रखिए। पहला, पूरी सच्चाई बताएं। साफ साफ लिखें कि इस कंटेंट को किसने स्पॉन्सर किया है। दूसरा, इस जानकारी को छिपाएं नहीं, ऐसी जगह रखें जहां आसानी से दिखे। और तीसरा, स्पॉन्सर्ड या विज्ञापन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे क्रिएटर्स पब्लिशर बन रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स खुद क्रिएटर्स का रूप ले रहे हैं, तो कंटेंट और कमाई के बीच की ये जो महीन सी रेखा है, वो आगे कहाँ खींची जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पूरी क्रिएटर इकोनॉमी की दिशा तय करेगा।